आक्रमण इतना भयावह आक्रमण करा था कि वहां के लोगों को पकड़ पकड़ कर मार मार के दिल्ली के लोगों की सर काट काट कर मीनार चिनवा दी थी तैमूर ने। और जो मेवाड़ की सेना है उन्होंने मुगलों की सेना को भयंकर तरीके से मारा साहब। हेलो, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आर के चौधरी आप सभी का इतिहास की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और जिसका नाम है मुगल राजवंश। मुगल राजवंश जो भारत की धरती पर 1526 से लेकर मोटे मोटे तौर पर 1707 तक रहा। 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है और 1707 वो समय जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद में लगभग मुगल काल बिखर जाता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। मोटे मोटे तौर पर मुगल काल का समय 1526 से लेकर 1707। वैसे लगभग हम मुगल काल को पढ़ते हैं 1857 तक। ठीक, आइए हम मुगल राजवंश की बात करें तो पहला ही पर्सन हमारे दिमाग में आएगा कि साहब मुगल वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन है। तो हम कहते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक जिनका नाम है जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत की धरती पर 1526 में मुगल वंश की क्या करी है, स्थापना करी है। अब चूंकि हम मुगल वंश के संस्थापक फाउंडर बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतिहास में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम कहते हैं कि साहब पहले लिखते हैं कि साहब बाबर के पिता कौन हुए हैं। तो हम कहते हैं कि बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और बाबर की माँ कौन थी? तो बाबर की माता का नाम था कुतलु निगार खानम। कुतलु निगार खानम। बाबर के जो पिता है उमर शेख मिर्जा, ये तैमूरिया जो वंश था, तैमूर वंश था, उसकी 5वीं पीढ़ी से थे। उसकी उन्हीं की पीढ़ी से थे, ठीक है, 5वीं पीढ़ी से। और जो कुतुल निगार खानम थी, ये मंगोल नेता चंगेज खां के वंश की थी। चंगेज खां के वंश की थी और ये चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से थी। कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए कि बाबर दो शाही रॉयल ब्लड का था। दो विश्व इतिहास के दो कुख्यात जो डीएनए है उनका मिश्रण था साहब बाबर। पहले कौन है? तैमूर, और दूसरे हैं चंगेज खां। बताया जाता है कि साहब उमर शेख मिर्जा और कुतलनिगार खानम, इन दोनों की संतान बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, बाबर के पिता फरगना के शासक थे तो फरगना के शहर अंदीजान में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना शहर के अंदीजान में इनका जन्म होता है। बाबर का पालन पोषण फरगना में हो रहा है, अंदीजान में हो रहा है। तब कुछ समय बाद बाबर के परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आता है। संकट क्या था कि साहब बाबर जब लगभग 11 साल का रहा होगा, 1494 की बात है, बाबर के पिता की होती है मृत्यु। पिता की होती है मृत्यु और भाइयों में सबसे बड़े बाबर हैं और वो भी मात्र कितने साल के हैं? 11 साल के। साहब 11 साल की उम्र में जब परिवार पर ये बड़ा संकट आया, और उस वक्त फरगना की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि साहब भाई भाई को गिराने में लगा था, भाई भाई को मारने में लगा था। और ऐसी परिस्थितियों में राजगद्दी कैसे बची रहे, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबर की एक नानी थी जिसका नाम था दौलत एहसान बेगम। दौलत एहसान बेगम ने कूटनीतियों का सहारा लेकर षड्यंत्रकारियों से बाबर को बचाया। न केवल बाबर को बचाया अपितु फरगना की गद्दी को बचाया इस दौलत एहसान बेगम ने। फिर हम पढ़ते हैं कि साहब दौलत एहसान बेगम को पता था कि इसके काके ताऊ है ना, चाचा ताऊ, यही इसकी कहानी खत्म कर देंगे। इसलिए जो दौलत एहसान बेगम है, इसने क्या करा कि बाबर के एक चाचा थे और चाचा का नाम था यूनुस खान। बाबर के चाचा यूनुस खान की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था आयशा। आयशा या आयशा।
इसको पता था कि बाबर को अगर यहाँ पर रहना है तो परिवार में रिश्ते मजबूत करने होंगे। तो आयशा से बाबर का क्या कर दिया जाता है, विवाह। तो हम कहते हैं कि बाबर का पहला विवाह जिससे हुआ था वो लड़की कौन थी, आयशा या आयशा। ये केवल एक राजनीतिक गठजोड़ था साहब, ये केवल एक उस वक्त गद्दी बचाने के लिए किए जाने वाला यत्न था। अब बाबर का विवाह केवल इसी वजह से हुआ है कि गद्दी बची रहे। बाबर अपनी किताब लिखता है, अपनी आत्मकथा लिखता है बाबरनामा। बाबरनामा में कहता है कि मेरा जब आयशा से विवाह हुआ उसके बाद हमारे रिश्ते कभी भी ठीक रहे ही नहीं, हमेशा घर में कड़कड़ बड़बड़ चलती रहे। साहब बाबर लिखता है कि मेरे आयशा के रिश्ते बिल्कुल ताल्लुकात ढंग से नहीं थे। भगवान ऐसी पत्नी पहली बात तो किसी को दे ही ना, अगर दे भी दी है तो फिर उसको जल्दी बुला ले अपने पास में और उसको बड़े भयानक नरक की सजा दे, नरक में भी या जहन्नुम में एक विशेष कोटेज बनाकर उनको सजा दे। बाबर कहता है कि मेरा केवल ये एक राजनीतिक गठजोड़ था विवाह का, हमारा सुख शांति से कुछ काम हुआ ही नहीं। लेकिन इसी दौर में, अंधी जान की बात है, इसी दौर में बाबर अपनी किताब बाबरनामा में एक लड़के का जिक्र करता है और बाबर कहता है उस लड़के के बारे में कि उस लड़के का नाम बाबुरी था। उस लड़के का नाम बाबुरी था। वो लड़का यूं मुझे जब भी दिखता तो यूं ऐसे मानो सुकून आता कि साहब हो ये दिख गया। वो मेरे पास से आता, चला जाता, बात नहीं करता, ना मेरी कभी उससे बात चलाने की हिम्मत हुई। वो आता तो साहब मेरे शरीर का रक्त संचार एकदम से बढ़ जाता, धड़कने यूं धक 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 तेज तेज चलने लगती। मेरी कभी हिम्मत उस व्यक्ति से, उस लड़के से बोलने की हुई नहीं, ना कुछ पूछने की हुई, ना कुछ बताने की हुई। बस इतना था कि वो आता, मैं उसको देखता और सुकून की दो सांसें लेता और फिर वो चला जाता। मैंने कभी भी ना उसको कुछ कहा, ना उसने मुझसे कुछ कहा। मुझे एक तरफा ट्रू लव था साहब, किससे, बाबूरी से था। एक तरफा प्यार था मुझे इस लड़के से। आधुनिक समय में कई लोग इसका संबंध लगाते हैं कि शायद बाबर क्या रहा हो, समलैंगिक रहा हो। बहरहाल जो भी बात हो, लेकिन बाबर इन दोनों घटनाओं का अपनी पुस्तक बाबरनामा में जिक्र करता है कि मेरा पहला विवाह बहुत अच्छा नहीं था, केवल राजनीतिक गठजोड़ था। दूसरा कि मुझे पहली बार अगर किसी से सच्चा प्यार हुआ था तो वो कौन लड़का था, उस लड़के का नाम बाबुरी था। बाबर अपने परिवार में अब सबसे सुन रखा था। सुन क्या रखा था कि आपके परदादाओं में से एक था जिनका नाम तैमूर था, और तैमूर की राजधानी हुआ करती थी, उस राजधानी का नाम था समरकंद। बोले साहब वहां का शासक था, बहुत खूंखार शासक था तैमूर। तैमूर का अर्थ ही तामेर लाने होता है, अर्थात हिंदी में कहें तो लोहा, लोहे जैसा व्यक्ति था साहब वो। अब बाबर चूंकि फरगना का शासक है, 1494 में बन चुका है पिता की मृत्यु के बाद, और इधर अब बाबर सपने सजो रखा है कि मैं अपने दादा परदादाओं की जमीन पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर क्यों पड़े हैं, चलो ठीक है यहाँ पड़े हैं, ये भी रह जाएगा, साथ में हम समरकंद को क्यों ना जीते। बाबर 1496 में समरकंद पर पहला आक्रमण करता है। पहला आक्रमण समरकंद पर करता है 1496 में। लेकिन साहब समरकंद से यूं भयंकर तरीके से पिट पिटा के और कुट पिट के बाबर वहां से भागा। बाबर वहां से दौड़ पड़ता है, चल अपनी चप्पलें जेब में उठाकर फिर दौड़ता है बाबर वहां से। दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर मारा बाबर को समरकंद वालों ने। लेकिन बाबर के इरादे यूं चट्टान से मजबूत इरादों वाला बाबर अगले साल अपने फिर से जोरदार तैयारी के साथ 1497 में दोबारा से समरकंद पर आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में बाबर जीतने में सफल रहता है। बाबर जीत गया और बाबर यूं पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन ये खुशी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चली। कुछ ही महीनों बाद अब बाबर के हाथ से ना केवल समरकंद निकल गया, अपितु बाबर के हाथ से फरगना भी चला गया। साहब एक को छोड़कर दो को ध्याने चले थे। हमारे राजस्थान में कहावत आती है कि घनी शाणी दो पोवे फिर भूखी सोवे। बाबर फरगना के साथ साथ चाहता था कि मैं कहाँ का भी शासक बनूं, समरकंद का भी बनूं।
लेकिन अब बाबर के हाथ से ना केवल समरकंद चला गया, बल्कि क्या भी चला गया, फरगना भी चला गया। अब बाबर की हालात हो गए हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का बचा ना घाट का बचा है। अब बाबर फिर ही है, लेकिन बाबर फिर भी संघर्ष नहीं छोड़ता। 1502 में बाबर फिर से समरकंद पर आक्रमण करता है, और इस वक्त बाबर एक युद्ध लड़ता है जिसे इतिहास में सरायपुल के युद्ध के नाम से जानते हैं। सरायपुल का युद्ध 1502 में हुआ। एक तरफ तो समरकंद पर अधिकार को लेकर कौन आया था? बाबर। जबकि बाबर के सामने जो थे वो थे उज्बेग, और उज्बेगों में भी एक नेता थे, उज्बेगों के भी, उसका नाम था सैबानी खान। और सैबानी खान ने ये जो बाबर को पटकनी दी है इस युद्ध में कि यार ये आदमी हर तीसरे दिन मुंह उठाकर और समरकंद पर अधिकार को लेकर आता है कि मेरे बाप दादाओं की जागीर है समरकंद, मैं इसको लूंगा। अब की बार इसको शक्करकंदी दो, समरकंद नहीं शक्करकंदी दो। यू बाबर को तोड़ा गया, जच के तोड़ा। और इसी वक्त हम कहते हैं कि बाबर की एक बड़ी बहन थी, एक महिला थी जिसका नाम था खानजादा बेगम, और ये लगती थी नते में बाबर की बड़ी बहन थी। बहन भाइयों में सबसे बड़ी खानजादा बेगम, समझदार, बेहद समझदार। खानजादा बेगम को पता था कि उज्बेक नेता सैबानी खान मेरे भाई को मार देगा, और इसी क्रम में जब बाबर को ये कूट पीट रहे थे तो तकरीबन तकरीबन दक्षिण भारतीय फिल्मों की तरह आई बीच में और कहा कि रुको, एक बार रुको, मेरे भाई को छोड़ दो। सैबानी खान कहते हैं कि आप कौन है? ये कहती है कि मेरा नाम खानजादा बेगम है। तो सैबानी खान कहता है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कि हमारे पास यहाँ पर कैसे आप? तो कहती है कि आप बाबर को छोड़ दे। सैबानी खान ने कहा कि हाँ, आप क्या रोज कहोगे? बिल्कुल, अभी छोड़ दिया, लो ये चला जाएगा, दोनों में से एक आदमी रहेगा, या तो आप रहो या वो रहे। सैबानी खान खानजादा बेगम से क्या कर लेता है? विवाह। और साहब खानजादा बेगम ने अपना बलिदान देकर अपने भाई को बचा लिया। 1502 में सरायपुल के युद्ध में बाबर अब यहाँ से भगता है, और अब आगामी कुछ सालों के लिए बाबर समरकंद पर अधिकार को लेकर ये कहता है कि यार अभी समय सही नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है, अभी छोड़ो समरकंद को, बाद में देखेंगे। बाबर अब यहाँ से आगे प्रस्थान करता है। 1504 में बाबर काबुल पर अधिकार करता है। 1504 में बाबर काबुल जीत लेता है। काबुल जीतने के बाद में फिर आगे बढ़ता है बाबर, और 1507 में कंधार पर जीत प्राप्त करता है। कंधार जीत लिया बाबर ने 1507 में, काबुल जीत लिया 1504 में। कंधार जीतने के बाद बाबर कहता है कि ये जो मेरे जितने भी पूर्वज थे जो मिर्जा की उपाधि लगाते थे, आज से मैं मिर्जा की उपाधि त्याग रहा हूं, और आज के बाद मैं कौन सी उपाधि धारण करूंगा? बादशाह की। हमने पहली स्लाइड में देखा बाबर के पिता का नाम क्या था, हम कह रहे हैं बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख नाम था, मिर्जा उनका क्या था? टाइटल था, उपाधि थी। अब बाबर एक नई टाइटल धारण करता है और उसका नाम है बादशाह। याद रखेंगे हम कौन से विजय के पश्चात? कंधार विजय के पश्चात। कंधार विजय कब प्राप्त करी है? 1507 में। ठीक। अब बाबर यहां से फिर और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बाबर को किसी ने सुनाया था, दादी नानी की कहानियों में सुनाया गया था, और वैसे एक कोटेशन भी आता है कि साहब एक गांव पड़ता है दिख काट। दिक्काट गांव में, बोले साहब ये जब अपनी गरीबी के मुफ्तलिसी के दिन काट रहा था तो उसी दौर में दिक्काट गांव में एक बुढ़िया से तैमूर के भारत आक्रमण की कहानी सुनी थी। क्या सुनी थी? कि बोले साहब आपके जो दादा परदादा तैमूर थे, एक बार उसने भारत पर 1398 में आक्रमण करा था, और आक्रमण इतना भयावह आक्रमण करा था कि वहां के लोगों को पकड़ पकड़ कर मार मार के दिल्ली के लोगों की सर काट काट कर मीनार चिनवा दी थी तैमूर ने, और वहां से अकूत धन संपदा लेकर आया था तैमूर। फिर कहते हैं कि साहब वो बुढ़िया आगे बताती है सपने ये बातें कि हम सब जो सपने में देखते हैं सब कुछ, कि ऐसे साहब दूध घी दही की नदियां देखते हैं,
खेत लहलाते फसलों से खेत देखते हैं, मवेशी, ये तमाम जो चीजें हमें स्वर्ग की दिखाई जाती हैं, जन्नत की दिखाई जाती हैं, ये सब कुछ तो भारत में मौजूद है। ऐसा है भारत। तो बाबर को किस्सों कहानियों में जब ये भारत के बारे में पता चला, तैमूर के आक्रमण के बारे में पता चला, तो बाबर अब मन ही मन कहता है कि मैं भी भारत पर आक्रमण करूंगा। लेकिन तमाम हारों के पश्चात बाबर ने एक विश्लेषण करा और बाबर कहता है कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, जिस प्रकार से मैं युद्ध लड़ रहा हूं ऐसे तो भारत वाले मुझे क्यों छोड़ेंगे, ये आके तो फिर भी जिंदा छोड़ रहे हैं, भारत वाले तो डाकी मार देंगे और मेरे को जाते ही। इसलिए मुझे अपने युद्ध लड़ने की रणनीतियों में बदलाव लाना होगा। और इस हेतु हम कहते हैं कि जो उज्बेक थे, सरायपुल का युद्ध लड़ा था, अपनी बहन का विवाह किया था, उन्हीं उज्बेकों से बाबर ने युद्ध लड़ने की एक तकनीक सीखी। और उस तकनीक का नाम था तुलुगमा, तुलुगमा पद्धति। बाबर ने उज्बेकों से तुलुगमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग सीखा। तुलुगमा पद्धति क्या होता है कि साहब, जैसे हम माने कि एक तरफ यहां पर सेना खड़ी है, ये सेना इधर खड़ी है, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने, ये इस पर आक्रमण करेगा, ये इधर से करेगा दोनों। लेकिन तुलुगमा पद्धति में क्या होता था कि सेना के इस सेना के ये दाहिने हिस्से पर और ऐसे बाएं हिस्से पर, दाहिने और बाएं खड़ी हो जाती, ठीक है, यहाँ पर। और साथ में फिर पीछे से जाकर ये सेनाएं आपस में सेना को पीछे से आक्रमण, और साहब ये ट्रैप में फंसाकर मारा जाता है इनको। तो ये पद्धति और साथ में तोप खाना। इसके अलावा हम कहते हैं कि बाबर को पता चला कि यार एक नई चीज आई है बाजार में, और वो चीज क्या है, बोले साहब ऐसा पतली नलकी की तरह होती है, उसमें बारूद डाल दो, कंकड़ पत्थर डाल दो, उसके बाद ये छुप कर चला दो, किसी भी व्यक्ति को मारना हो तो। बोले उसे क्या कहते हैं, तो बोले उसको कहते हैं बंदूक। तो बंदूक का प्रयोग बाबर ने किन से सीखा, ईरानियों से सीखा। और अपने सजातीय जो तुर्क लोग हैं, खुद की जाति के जो तुर्क हैं, उनसे सीखा घोड़ों का संचालन, गतिशील घोड़े। जैसे आजकल के नए नए लड़के हैं ना, जो बाइक नहीं चलाते ऐसे स्लिप करके, और उसी प्रकार से युद्धों में कैसे घोड़ों का प्रयोग करा जाए, इस प्रकार से बाबर ने घोड़ों का संचालन सीखा अपने सजातीय तुर्कों से। अब अपनी सेना को हाईटेक प्रशिक्षण देकर हाईटेक कर ली, और फिर अब बाबर कहता है कि अब मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। और वो हम पढ़ते हैं कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण करा 1519 में। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ। और ये कहां पर हुआ था, तो हम कहते हैं कि ये बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है झेलम। झेलम नदी के किनारे पर स्थित बाजोर पर बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण करा था। बोले साहब बाबर का आक्रमण बाजोर हुआ, और बाजोर के भेरा दुर्ग को गिराने के लिए, बाजोर के भेरा दुर्ग को गिराने के लिए बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। बाबर ने किसका प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया। हम कहते हैं कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे, झेलम। कौन सा स्थान, बाजोर। और भेरा दुर्ग को गिराने के लिए पहली बार किसका प्रयोग हुआ, तोप खाने का। इस युद्ध से पहले भारत में कभी तोप खाने का प्रयोग नहीं हुआ था। इससे पहले हम तोप खाना, बंदूक चलाना, ये तमाम चीजें जानते भी नहीं थे। पहली बार 1519 में ये तमाम चीजें आती हैं। फिर इसके बाद हम फिर कहते हैं कि साहब इस 1519 के बाद में बाबर के 4 आक्रमण और होते हैं भारत पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ 1526 में। बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध लड़ा जाता है, और उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। देखिए साहब इस वक्त एक तरफ तो कौन था, मुगल शासक बाबर, और दूसरी तरफ कौन था, लोधी शासक इब्राहिम। लोधी वंश का शासक कौन, इब्राहिम लोधी। दोनों की सेनाएं आमने सामने हरियाणा की पानीपत के मैदान में इकट्ठा होती हैं, और कहते हैं कि सेना का अनुपात 1:2 था।
यानी अगर माने कि हम युद्ध में 50,000 सैनिक लड़ रहे हैं बाबर की तरफ से, तो 1 लाख सैनिक किसके थे? इब्राहिम लोदी के। जीतना किसको चाहिए? इब्राहिम लोदी को। स्वाभाविक है, सेना ज्यादा है तो यही जीतना चाहिए। लेकिन साहब, जहां कई कई दिनों तक युद्ध चला करते थे, अब की बार पानीपत के मैदान में युद्ध का फैसला केवल एक ही दिन में हो चुका था। लगभग 7-8 घंटों में युद्ध का फैसला आया और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। और मारा जाने के बाद युद्ध जीता कौन है? बाबर। और साहब, बाबर ने 1526 पानीपत युद्ध के पश्चात भारत पर मुगल वंश की क्या करी है? स्थापना करी है। फिर हम कहते हैं कि युद्ध जीतने के बाद, अब बाबर युद्ध जीत चुका है और खड़ा है, और युद्ध जीतने के बाद, पानीपत युद्ध जीतने के बाद कहता है कि काबुल की घोर गरीबी के दिन अब और नहीं, कि काबुल में मैंने जो घोर गरीबी देखी थी वो अब और ज्यादा नहीं। और भाषण देता है और कहता है कि मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूं कि एक एक चांदी का सिक्का मैं मेरे प्रत्येक काबुल वासी को दूंगा जिन्होंने मेरी मुफ्तलिसी के दिनों में, गरीबी के दिनों में मदद करी थी। इसलिए पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल वासी को, किसको? काबुल वासी को क्या दिया था? चांदी का सिक्का दिया था। और उस चांदी के सिक्के का नाम था शाहरुखी सिक्का। चांदी का शाहरुखी सिक्का दान में देता है, प्रत्येक काबुल वासी को गिफ्ट हैम्पर भेजता है, सबके पास एक एक चांदी का सिक्का। और काबुल के लोगों ने फिर इस बाबर को उपाधि दी थी, कौन सी? कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि देते हैं काबुल वासी। अब चूंकि 1526 में युद्ध हो चुका है पानीपत का, तो अब बात ये थी कि बाबर पहले की बातों से बहुत ज्यादा समझदार हो चुका था। समझदार हो चुका था तो बाबर को ये पता था कि मुझे अगर भारत में इस्टेब्लिश रहना है, भारत में मजबूती से अपने पांव जमाए रखने हैं, तो मुझे आसपास जितने भी मजबूत शासक हैं उन सभी को पराजित करना होगा। और इसी कड़ी में बाबर की सबसे पहला ध्यान जाता है, तो वो जाता है राजपूताना पर। बोला राजपूताना पर जाता है ध्यान, ठीक अगले साल की बात है। और कहते हैं कि राजपूताना पर मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था महाराणा सांगा। उनके साथ युद्ध अब अवश्य भावी हो चुका है बाबर के लिए। और कहते हैं कि बाबर खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं अब आमने सामने होने जा रही हैं। बात है फरवरी की 1527 की। ये युद्ध होता है मार्च में, कि महाराणा सांगा की सेना भरतपुर की साइड में गई हुई थी और बयाना दुर्ग पर कब्जा था मुगल सेना का। और जो मेवाड़ की सेना है, उन्होंने मुगलों की सेना को भयंकर तरीके से मारा साहब। और सेना यहाँ से भागी, बचते बचाते जितने भी सैनिक बच पाए, और वो दिल्ली जाकर बताते हैं कि साहब हमें तो मारा गया है भयंकर तरीके से। अब महाराणा सांगा बाबर को चाहिए था बहाना। अब दोनों के बीच खानवा युद्ध होने जा रहा है। बाबर कहता अपनी सेना को कि तैयार हो जाओ। सैनिक कह रहे बिल्कुल तैयार हो गए, चाल नुकड़ है। तो बाबर ने बताया कि हमें चलना है भरतपुर। भरतपुर खानवा के मैदान में सामकुंड है। तो बाबर ने बताया कि सामने तो वो ही है, कौन है? मेवाड़ का शासक है और जिसका नाम क्या है? महाराणा सांगा। कि सामने तो कौन है? सांगा है। अब सेना मना कर देती है युद्ध लड़ने के लिए, कि नहीं नहीं, हम तो भाई साहब युद्ध सांगा के सामने तो आज जावा न काल जावा, नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वो डाकी पिछली बार 1 महीने पहले के घाव तो भरे ही नहीं अभी। जो उस युद्ध के घायल लोग थे उनको तो अभी तक, कई लोगों को तो कोमा से बाहर ही नहीं आए, अभी तो बेहोश पड़े हैं। हम नहीं जाने वाले। बाबर अब सेना को प्रलोभन देता है। बाबर सेना को प्रलोभन देता है। बाबर सेना को कहता है कि सुनो, मैं आपके ऊपर लगने वाला जो तमगा है, तमगा कर है, मैं इसको समाप्त करने की घोषणा करता हूं। तमगा या महसूल कर नहीं लूंगा। सेना कह रही है बिल्कुल हम डबल देंगे आपको, लेकिन युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। बाबर कहता है कि मैं आपका वेतन 2 गुना कर दूंगा। नहीं नहीं, जो दे रहा है ना वो भी काट ले, लेकिन हम सांगा के खिलाफ तो जाने वाले बिल्कुल नहीं है। फिर बाबर कहता है कि अरे यार, मेरे को अब ध्यान आया
कि मैं कई बार बहुत ज्यादा शराब पीता हूं ना, तो मैं शराब छोड़ दूंगा। और छोड़ दूंगा क्या, कि लो अभी बर्तन मंगवाए और शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए। कहता है कि ये लो तुम्हारे सामने की बात है, शराब पीनी छोड़ दी और ये बर्तन ही तोड़ दिए, अब किस में पीऊंगा। सैनिक कह रहे हैं कि भाई साहब पी, एक एक क्वार्टर हम भी ला कर देंगे, पी तू, तेरे को प्रॉब्लम, तेरे बीवी बच्चों को प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सांगा के खिलाफ मरने वाले हम नहीं है। इतने में बाबर सैनिकों को नस जानता था, एक अच्छा सेनापति था बाबर, अच्छा शासक। बाबर कहता है कि सुनो, मैं कोई ऐसे वैसे ये युद्ध लड़ने थोड़ी जा रहा था, ये युद्ध तो जिहाद है, मैं तो जिहाद करने जा रहा था। जिहाद किसे कहते हैं, जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध को। मैं तो जिहाद करने जा रहा था, धर्म के लिए लड़ने जा रहा था। जब जब धर्म की बात आएगी, तब तब मुर्दे लोग खड़े हो जाएंगे। ये तो जिंदा सैनिक थे। जोश आता है, बाबर जोशीला भाषण देता है और सब तैयार हो जाते हैं कौन सा युद्ध लड़ने के लिए, खानवा का युद्ध लड़ने के लिए। बीच में एक बात और आती है कि काबुल का एक ज्योतिष था, काबुल का एक ज्योतिष था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी करी थी कि ये जो खानवा का युद्ध होगा ना, इसमें बाबर तू हारेगो, जीतेगो कौन, मेवाड़ महाराणा सांगा जीतेगो। हो सकता है अगले का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, या काबुल वासी को जो एक एक चांदी का सिक्का दिया था जो नहीं पहुंचा होगा मोहम्मद शरीफ तक, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रिडिक्शन करी। और अब युद्ध अवश्य हो चुका है। युद्ध के परिणाम चाहे पानीपत का हो चाहे खानवा का हो, आने समान ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाबर के पास युद्ध लड़ने की तकनीक है, और हमारे वाले शासकों के पास पुरानी तकनीकों से भाला बर्छी तीर कमान इनसे युद्ध लड़ रहे थे। और साहब हमारे वाले राजपूत शासक तो मानते थे कि ये तोप बंदूक और इनसे लड़ना ये गैर मर्दों का काम है, औरतों का काम है। मर्द शमशीरों से लड़ते हैं, मर्द भालों से लड़ते हैं, तीर कमानों से लड़ते हैं। हमारे वाले तो यही मानते रह गए। और साहब अब खानवा मैदान रूपा तहसील भरतपुर में मार्च 1527 को युद्ध हुआ। युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ साहब, पूरा राजपूताना एक मेक हो गया था इस युद्ध में महाराणा सांगा के छत्र के नीचे। और साहब इस युद्ध में हमें या महाराणा सांगा को हार का मुंह देखना पड़ा। हार का मुंह क्या देखना पड़ा, महाराणा सांगा तो घायल हो गए थे, और घायल अवस्था में उनको युद्ध मैदान से बाहर निकाला गया। और फिर ये युद्ध महाराणा सांगा की हार होती है, बाबर की इस युद्ध में जीत होती है। इस युद्ध के जीत के बाद अब फिर बाबर को लग रहा है, बाबर को लग रहा है कि अब और कौन सा हमारे आसपास ऐसी टेरिटरी है जहां हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें आने वाले समय में चुनौती दे सकते हैं। तो 1528 में बाबर युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, क्योंकि चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, वो पहली बात तो काफी पावरफुल था। दूसरी बात, चंदेरी की शासक मेदिनी राय ने महाराणा सांगा का साथ दिया था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय की हार होती है। इस युद्ध में भी बाबर ने नारा दिया था, कौन सा, जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, माफ कीजिएगा मैं एक कोटेशन भूल गया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने उपाधि धारण करी थी, कौन सी, गाजी की उपाधि धारण करी थी। हम उपाधियों की बात करें, 1507 में मिर्जा की उपाधि त्यागता है, बादशाह की धारण करता है। 1526 में कलंदर की उपाधि, 1527 में गाजी की उपाधि। चाहे खानवा का युद्ध हो और हो चंद युद्ध, दोनों युद्धों में जिहाद का नारा देता है। और राजपूत जितने भी सैनिक थे उनके सर काट काट कर की मीनार चिनवाता है बाबर। ठीक है, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1529 की बात करते हैं हम। 1529 में बाबर फिर युद्ध लड़ता है, और उस युद्ध को कहा जाता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसी घाघरे के लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये घाघरा नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ कौन था, वही हम बात लिखेंगे, बाबर। दूसरी तरफ कौन था, इस वक्त आता है साहब जो 1526 में लोधी, इब्राहिम लोधी हारा ना,
तो कुछ लोधी बच गए थे, कुछ बच गए थे, और उन्हीं अफगानों का एक मोर्चा बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आया। तो हम लिखेंगे संयुक्त अफगान सेना, बाबर वर्सेज संयुक्त अफगान सेना। और युद्ध का परिणाम वो ही होगा। 4 युद्ध लड़ता है बाबर, पानीपत का 26 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में, और का 29 में। चारों युद्धों में बाबर विजेता रहता है। इधर संयुक्त अफगान सेना हार जाती है। इस युद्ध के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन आता है कि साहब नदी के किनारे लड़ रहा था, कुछ सैनिक लड़ते लड़ते नदी में गिर जाए, कुछ बाहर निकल जाए, है ना, कुछ स्थल पर लड़ रहे। तो इसलिए कहते हैं कि मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो कि जल और स्थल दोनों भागों पर लड़ा गया। तो वो कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो हम फिर कहते हैं कि साहब इतना बड़ा लड़ाका था, तो आगे क्या हुआ? फिर हम कहते हैं कि आगे बाबर की केवल क्या हुई? मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, या यूं कहें कि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम हुमायूं की जीवनी लिखती है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा में गुलबदन लिखती है कि मेरा भाई हुमायूं बीमार हो गया था। चूंकि बाबर का सबसे बड़ा बेटा है, बेटों में हुमायूं, इसलिए प्रिय भी होगा और गद्दी का वारिस भी होगा हुमायूं। इसलिए पापा बहुत दुखी रहते थे, हुमायूं को लेकर चिंतित थे। एक दिन पापा हुमायूं के पास जाकर बैठे, उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, और फिर हुमायूं की जो चारपाई थी उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि हे अल्लाह, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दे, और इसकी जगह इसकी जो भी व्याधि है वो मेरे लगा दे और मेरी उम्र इसके लगा दे। बोल वो दिन था। उसके बाद हुमायूं हर रोज ठीक होता गया और बाबर हर रोज बीमार होता गया, और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को सबसे पहले दफनाया गया आराम बाग में। बाबर को सबसे पहले आराम बाग, या इसे ही नूर ए अफगान बाग भी कहते हैं, नूर ए अफगान बाग। बाबर को दफनाया गया साहब आराम बाग या नूर ए अफगान बाग, और ये पड़ता है कहाँ पर? आगरा शहर में। ठीक है, लेकिन बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखता है कि मुझे मेरी मृत्यु के बाद आप काबुल में दफनाना, यहाँ कहीं नहीं दफनाना। तो फिर बाबर को दोबारा दफनाया गया, दोबारा यहाँ से निकाला गया और बाबर को फिर दफनाया गया कहाँ पर? काबुल में। ठीक, और अंत में हम लिखते हैं कि साहब बाबर की आत्मकथा किस नाम से थी? आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा, या इसे ही कहते हैं तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, एक बार वापस से देख, हम पढ़ रहे थे मुगल वंश की स्थापना 1526, चलता कहाँ तक है? मोटे मोटे तौर पर 1707 तक, और उत्तर मुगल काल कहाँ तक चलता है? 1857 तक। फाउंडर कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम शेख मिर्जा, कौन से वंश से है? तैमूर के वंश से। माता का नाम कुतुल निगार खानम, कौन से वंश है? चंगेज खां के वंश से। ठीक है, फिर कहते हैं बाबर का जन्म 1483 को कहाँ पर हुआ? फरगना, फरगना के शहर अंदीजान में। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि 1494 में बाबर के पिता की क्या होती है? मृत्यु, और 1494 में ही बाबर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, बाबर शासक बन जाता है। बाबर को षड्यंत्रकारियों से किसने बचाया? तो दौलत एहसान बेगम ने बचाया। बाबर का पहला विवाह किसके साथ हुआ? आयशा बेगम से हुआ, या आयशा बेगम से। और बाबर अपनी किताब में किस लड़के का जिक्र करता है? बाबरी नाम के लड़के का जिक्र करता है। ठीक है, 1496 में बाबर का पहला आक्रमण होता है कहां पर? समरकंद पर। सफल हुआ था या विफल? हम कहते हैं विफल। 1497 में दोबारा से आक्रमण करा समरकंद पर, इस बार क्या कर लेता है? जीत लेता है। लेकिन थोड़े दिन बाद समरकंद और फरगना दोनों से अपदस्थ हो जाता है। 1502 में सरायपुल का युद्ध किसके साथ लड़ा? उज्बेक नेता सहबानी खान से, और सहबानी खान फिर इसकी बहन खानजादा बेगम से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था।
उसके बाद 1504 में कहाँ पर? काबुल विजय। 1507 में कौन सी विजय? कंधार विजय। कौन सी विजय के पश्चात बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग के बादशाह की उपाधि धारण करी? तो कौन सी? कंधार। ठीक है। फिर कहते हैं कि साहब उज्बेकों से बाबर ने क्या सीखा? तुलुगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग। ईरानियों से बंदूक चलाना। तथा सजातीय तुर्कों से क्या सीखा? तो हम कहते हैं कि गतिशील घोड़ों का संचालन। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। कौन से स्थान पर? बाजोर। भेरा दुर्ग को गिराने के लिए पहली बार इसी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग हुआ। ठीक। देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1500। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में किसकी जीत होती है? साहब बाबर की होती है। और इसी युद्ध से भारत पर मुगल राजवंश की क्या होती है? स्थापना। युद्ध जीतने के बाद प्रत्येक काबुल वासी को बाबर एक एक चांदी का कौन सा सिक्का देता है? शाहरुखी सिक्का। ने बाबर को कौन सी उपाधि दी थी? कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है। फिर आगे लिखते हैं मार्च 1527 में खानवा का युद्ध। बाबर वर्सेज महाराणा सांगा। बाबर ने कौन कौन सी शर्तें रखी कि मैं तमगा कर नहीं लूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तथा इस युद्ध में किसका नारा देता है? जिहाद का नारा। और बाबर कौन सी उपाधि है? गाजी। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस व्यक्ति ने बाबर के खानवा युद्ध में हार की भविष्यवाणी करी थी? तो वो कौन था? काबुल का मोहम्मद शरीफ। आगे चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर वर्सेज मेदनी राय। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और किसकी हार होती है? मेदनी राय की। जीतता कौन है? बाबर। 1529 में युद्ध कौन सा है? बाबर वर्सेज संयुक्त अफगान सेना। संयुक्त अफगान सेना है मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और स्थल दोनों भागों पर लड़ा गया। और अंत में कहते हैं कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530। बाबर को दफनाया पहली बार कहाँ? बाग या नूर अफगान बाग, आगरा में। लेकिन बाबरनामा के अनुसार बाबर लिखता है कि मुझे कहाँ दफनाया जाना चाहिए? तो बाबर को काबुल में दफनाया दोबारा। ठीक है। और बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा या तुजुके बाबरी, जो कि चगताई तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बाबर का इससे आगे का भाग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।